जो हमने 150 प्रश्न पढ़ लिए थे। अब हमारा 151वां प्रश्न था। 151वां प्रश्न कह रहा है हमसे, भारत में आर्थिक नियोजन के दो उद्देश्य बताइए। भारत में आर्थिक नियोजन के दो उद्देश्य बताने हैं। तो भारत में जो आर्थिक नियोजन है उसके दो उद्देश्य हैं, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना और गरीबी की समस्या का समाधान करना। यानी गरीबी की समस्या का समाधान किया जा सकता है और आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब अगला जो प्रश्न है 152वां, आर्थिक नियोजन को परिभाषित करो। तो आर्थिक नियोजन की परिभाषा क्या है ये जानना है हमें। उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उपयोग से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का विज्ञान ही आर्थिक नियोजन है। मैं फिर से बता दे रहा हूं आपके लिए, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का उपयोग से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का विज्ञान ही आर्थिक नियोजन है। अब अगला जो प्रश्न है 153वां, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो जो अवधि है वो थी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। अब देखिएगा अगला जो प्रश्न 154वां है वो कह रहा है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो जो नीति आयोग है उसकी स्थापना थी वो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 155वां जो प्रश्न है वो कह रहा है, किस आयोग के भारत सरकार के थिंक टैंक की संज्ञा दी गई है। अर्थात किस आयोग को भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। तो वो आयोग जो है वो है नीति आयोग। यानी नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक माना जाता है, अर्थात संज्ञा दी गई है। अब जो अपना अगला प्रश्न है 156वां प्रश्न कह रहा है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो जो नीति आयोग है उसका प्रथम उपाध्यक्ष था वो अरविंद पनगड़िया था। कौन था? अरविंद पनगड़िया। अब देखिएगा 157वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न किन्हीं दो चुनौतियों के नाम लिखो। तो जो भारत है उसमें मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न क्या बतानी है हमको? चुनौतियां। तो देखिएगा सबसे पहली जो चुनौती है वो है मुद्रास्फीति और गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी है, बेरोजगारी है, मुद्रास्फीति आदि अन्य भी हैं। तो इस तरह से हम इसमें जो चुनौतियां थी उनमें मुद्रास्फीति, गरीबी और बेरोजगारी। अब देखिएगा अगला प्रश्न 158वां जो प्रश्न है वो कह रहा है, मुद्रास्फीति की गणना हेतु कौन से सूचकांक उपयोग में लाए। कोई दो के नाम लिखिए। तो 2 सूचकांक बताने हमको। तो पहला है थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इस तरह से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें राष्ट्रीय आय और स्फीति आदि उपयोग में भी लाए गए थे। अब जो अगला प्रश्न है 159वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है हमारा 159वां जो प्रश्न है वो कह रहा है, मुद्रास्फीति का नियंत्रण रखने के लिए मौद्रिक उपाय किसके द्वारा लागू किए गए। जो मौद्रिक उपाय थे वो किस व्यक्ति के द्वारा लागू किए थे, अर्थात किसके द्वारा। तो वो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा। किसके द्वारा? देश का जो केंद्रीय बैंक होता है RBI उसके द्वारा लागू होते हैं। अब देखिएगा 160वां प्रश्न 160 जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है 160 प्रश्न कह रहा है हमसे, भारत में गरीबी के सबसे नए अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए। भारत में गरीबी के सबसे नए अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो ये किए गए थे C रंगराजन द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। किसके द्वारा? C रंगराजन के द्वारा। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वह है 161 प्रश्न। 161वां जो प्रश्न है वो हमारे क्या कह रहा है 161वां जो प्रश्न है उसका है, निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यानी जो निरपेक्ष गरीबी है वो क्या है। तो निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर सके। यानी ऐसी गरीबी जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर सके तो वो निरपेक्ष गरीबी होती है। अर्थात हम निरपेक्ष गरीबी को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। 162 जो प्रश्न है वो कह रहा है, भारत में गरीबी का मापने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था। जो भारत है उसमें गरीबी को मापने का प्रयास सबसे पहले
1868 में दादा भाई नारोजी के द्वारा किया गया था। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 163वां, छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो देखिएगा, जब व्यक्ति रोजगार में तो संलग्न दिखता है, अर्थात वो रोजगार में तो रहता है किंतु उत्पादन में उसका योगदान नगण्य के बराबर हो, यानी उत्पादन करने में उसका जो योगदान हो वो नगण्य हो, तो वो क्या होती है? तो इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। मैं फिर से छिपी हुई बेरोजगारी को परिभाषित करता हूं। तो देखिएगा, जब व्यक्ति रोजगार में तो संलग्न दिखता है किंतु उत्पादन में उसका योगदान नगण्य हो, तो उसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। अब देखिएगा, अगला जो प्रश्न है हमारा 164वां जो प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है? तो जो कृषि क्षेत्र है उसमें कौन सी जो बेरोजगारी है वो सबसे अधिक पाई जाती है? तो छिपी हुई एवं संरचनात्मक बेरोजगारी, दो बेरोजगारियां हैं। कौन सी बेरोजगारी? छिपी हुई एवं संरचनात्मक बेरोजगारी, दो प्रकार की जो बेरोजगारियां वो ज्यादा पाई जाती हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न 165वां है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं उनमें किस प्रकार की? तो जो विकसित है उनमें चक्रीय एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। कौन कौन सी? चक्रीय एवं घर्षणात्मक, चक्रीय एवं घर्षणात्मक। अब देखिएगा अगला हमारा 166वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? 166वां कह रहा है, भारत में विश्वसनीय समकों का संकलन करने वाली कौन सी संस्था है? तो भारत में ऐसी जो संस्था है वो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, NSSO। जो हमारा 166वां जो प्रश्न है उसका जो वो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, NSSO। अब देखिएगा अगला जो प्रश्न है 167वां, मुद्रास्फीति क्या है? 167वां जो प्रश्न है मुद्रास्फीति के बारे में। तो देखिएगा, सामान्य कीमत स्तर से सतत वृद्धि की स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात मैं ये कह सकता हूं अपने शब्दों में, मूल्य वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। जो मूल्य वृद्धि है अर्थात मूल्यों में वृद्धि जो होगी वो क्या कहलाती? मुद्रास्फीति कहलाती है। अब देखिएगा अगला जो प्रश्न है, तो देखिएगा जो हमारा अगला प्रश्न है वो 168वां है। और 168वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? गरीबी के जो दुष्मकों की परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये की गई थी रेगनार मार्क्स ने प्रस्तुत की। ये किसने की थी? रेगनार मार्क्स ने प्रस्तुत की थी। अब जो 169वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? वस्तु या सेवा की कीमत किसे कहते हैं? वस्तु या सेवा की कीमत किसे कहते हैं? तो देखिएगा, मौद्रिक अर्थव्यवस्थाओं में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय किया जाता है। अर्थात मैं दोबारा से बता देता हूं, मौद्रिक अर्थव्यवस्थाओं में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय किया जाता है वह उस वस्तु या सेवा की कीमत कहलाती है। जो कीमत की परिभाषा है वो है ये। अब देखिएगा अगला जो प्रश्न है 170वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? कीमत एवं मुद्रा के मूल्यों में कौन सा संबंध पाया जाता है? तो जो कीमत है और मुद्रा के मूल्यों में कौन सा संबंध है? तो देखिएगा, विपरीत संबंध पाया जाता है। कौन सा संबंध होता है इसमें? विपरीत। तो जो अपना 170वां जो प्रश्न है उसका उत्तर है विपरीत संबंध। अब देखिएगा 171वां, भारत में मुद्रास्फीति को मापने हेतु तैयार कोई दो सूचकांक के नाम लिखिएगा। तो इसका सूचकांक मैं पहले भी बता चुका हूं आपके लिए। तो थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। पहला है थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब देखिएगा अगला प्रश्न 172वां, सूचकांक किसका माप करते हैं? तो ये हमारे लिए प्रश्न है, ये विपरीत आ गया है इस तरह से। तो देखिएगा, निश्चित वस्तु
समूह की कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन का माप करते हैं। 172 जो प्रश्न है उसका जो उत्तर है निश्चित वस्तु समूह की कीमतों में, निश्चित वस्तु समूह की कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन का माप करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो 173वां है। अगला जो प्रश्न 173वां है उसका उत्तर देखिएगा। 173वां प्रश्न के जो प्रश्न है वो कह रहा है हमसे मुद्रास्फीति के कोई दो हानियां बताइए। मुद्रास्फीति की दो हानियां बतानी है हमको। तो देखिएगा, मुद्रास्फीति से निश्चित वेतन तथा मजदूरी प्राप्त करने वाले वर्गों को हानि होती है। सबसे पहली हानि है ये। मुद्रास्फीति से होने वाली जो हानि है वो पहली हानि है। मुद्रास्फीति से निश्चित वेतन तथा मजदूरी प्राप्त करने वाले वर्गों को हानि होती है। इससे बचतकर्ता की बचत का मूल्य गिरता है। जो बचतकर्ता होता है उसका जो बचत करने का मूल्य होता है वो क्या हो जाता है, उससे गिर जाता है। अब अगला जो प्रश्न है उसको देखिएगा। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, मुद्रा क्या है, मूल्य का क्या, मुद्रा के अर्थात मुद्रा के मूल्य का क्या तात्पर्य है, यही है। अब देखिएगा इसमें तो मुद्रा की क्रय शक्ति से है। किससे है, मुद्रा की क्रय शक्ति। यदि हम ये कह सकते हैं क्रय का मतलब है एक प्रकार से किसी वस्तु को बेचना। तो देखिएगा, जो मुद्रा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने की क्षमता को बताता है, ये एक प्रकार की इसकी शक्ति है। अब देखिएगा प्रश्न अगला 175 जो प्रश्न है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो देखिएगा, समग्र मांग में वृद्धि के कारण जब कीमतें बढ़ती हैं, किसी भी कोई भी वस्तु है, कोई भी वो है, तो समग्र मांग में वृद्धि के कारण जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। जब मांग बढ़ती है किसी भी उसकी, तो हम ये कह सकते हैं कि जब मांग बढ़ेगी तो इस तरह से उसका मूल्य बढ़ जाता है। यही समग्र मांग में वृद्धि के कारण जब कीमतें बढ़ें। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है वो कह रहा है मुद्रास्फीति के कोई दो कारण बताइए। यानी जो मुद्रास्फीति है उसके दो कारण, तो मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि तथा पहला जो कारण है वो क्या कह रहा है, मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि। और जो दूसरा है वो है औद्योगिक एवं कृषिगत उत्पादनों में धीमी वृद्धि। तो पहला हो गया मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि तथा औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादनों में धीमी वृद्धि। अब जो अपना अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, अगला जो प्रश्न है वो है 177वां प्रश्न है। और 177वां प्रश्न कह रहा है जो गरीबी है, गरीबी से आप क्या समझते हैं, गरीबी की क्या परिभाषा है। तो देखिएगा, गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाहन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असफल हो जाता है। जब कोई व्यक्ति, हम ये कह सकते हैं कि गरीबी जो होती है वह किसी वस्तु की वह स्थिति, किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाहन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असफल हो, तो वो क्या होती है, गरीबी। अब हम अगला जो प्रश्न है 178वां, गरीबी के दुष्मकों का निहितार्थ। हाँ जी, गरीबी के जो निहितार्थ है वो किसने किया था, तो वो किया था रेगनार मर्कस ने की थी। अब देखिएगा अगला 189वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, भारत में गरीबी के कोई दो सामाजिक कारण। तो ये 179वां जो प्रश्न है उसको दोबारा से सुन लीजिएगा, 189 भूल गया था। 179 जो प्रश्न है उसका उत्तर है समाज में व्याप्त कुप्रथाएं और बेटे की चाह में जनसंख्या वृद्धि। जब जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हो जाती है तो जो गरीबी है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी, आप सभी समझते हैं। अब देखिएगा आगे 180वां प्रश्न, भारत में गरीबी निवारण हेतु कोई दो उपाय, यानी गरीबी को किस तरह से हटाया जा सकता है। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार करके, यदि हम शिक्षा का करेंगे और साथ में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार करेंगे तो इससे गरीबी को हटाया जा सकता है। और रोजगार के अवसरों में वृद्धि, यदि हम रोजगारों के अवसरों में वृद्धि करेंगे तो भी क्या किया जा सकता है, गरीबी को हटाया जा सकता है। 181 जो प्रश्न है देखिएगा, बेरोजगारी किसे कहते हैं, अर्थात बेरोजगारी क्या है।
तो देखिए कोई व्यक्ति कार्य के योग्य, यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है वो कार्य के योग्य है और इच्छुक हो लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल हो तो वह स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। फिर से मैं बेरोजगारी की परिभाषा को परिभाषित करने जा रहा हूं। कोई व्यक्ति कार्य करने के योग्यता हो और वह इच्छुक हो लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल हो तो वह स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। अगला जो प्रश्न है 183वां, बेरोजगारी की दर से आप क्या समझते हैं। 182वां जो प्रश्न है, कार्य शक्ति किसे कहते हैं। 182वां जो प्रश्न है, श्रम शक्ति का वह भाग जो रोजगार में उसे कार्य शक्ति, यानी हम ये कह सकते हैं जो अगला 182वां प्रश्न है वो कह रहा है हमारा कार्य शक्ति किसे कहते हैं। तो श्रम शक्ति का वह भाग जो रोजगार में है और उसे कार्य शक्ति, यानी कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करे, इस तरह से श्रम शक्ति का वह भाग है जो रोजगार में है। अब देखिएगा अगला जो प्रश्न है वो है 183वां, बेरोजगारी दर से आप क्या समझते हैं। बेरोजगारी दर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या में अनुपात। अर्थात दोबारा से मैं बता देता हूं, बेरोजगारी दर क्या है। तो बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या में अनुपात, यही बेरोजगारी दर है। अब देखिएगा 184वां जो प्रश्न है, 184वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है हमसे। 184वां प्रश्न कह रहा है तकनीकी बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो देखिएगा उत्पादन की तकनीकी में सुधार एवं नवीन मशीनों के उपयोग के कारण, यानी नई मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, बेरोजगारी होती है। किसी भी कार्य में जब मशीनों का उपयोग किया जाता है तो उससे बेरोजगारी बढ़ रही है और इस बेरोजगारी को बढ़ने से क्या कहते हैं, तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। ये बेरोजगारी क्या कहलाती है, तकनीकी बेरोजगारी। अब देखिएगा प्रश्न नंबर अगला 185वां जो प्रश्न है, व्यापार चक्र किसे कहते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है हमारा 185वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, किस प्रकार की बेरोजगारी को भिन्नात्मक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा किस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो भिन्नात्मक बेरोजगारी है, तो वो होगी घर्षणात्मक बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी है, घर्षणात्मक। 186वां प्रश्न, 186वां जो प्रश्न है वो है व्यापार चक्र किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में होने वाले नियमित प्रकृति के उतार चढ़ाव को, अर्थव्यवस्था में होने वाले नियमित प्रकृति के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। हाँ जी, 186वां जो प्रश्न है व्यापार चक्र कहते हैं। अब 187वां, जी सामान्य कीमत स्तर से क्या तात्पर्य है। सामान्य कीमत स्तर से, सामान्य कीमत जो स्तर है उससे क्या तात्पर्य है। तो अनेक वस्तुएं या एक वस्तु की कीमत के औसत स्तर से होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अनेक वस्तुएं या एक वस्तुओं के समूह के कीमतों के औसत से है। किससे है, कीमतों के औसत से। अब देखिएगा अगला 188वां, भारत में बेरोजगारी के कोई दो कारण। भारत में बेरोजगारी उत्पन्न किस कारण से हो रही है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या और श्रम शक्ति, यानी किसी भी व्यक्ति की एक तो श्रम करने की शक्ति किसी में ज्यादा है किसी में कम है, तो ज्यादा जो होती है वो बेरोजगारी उत्पन्न कर देते हैं और बढ़ती हुई जनसंख्या भी करती है। और रोजगार परक, एक रोजगार परक शिक्षा भी नहीं है और प्रशिक्षण का अभाव, यानी प्रशिक्षण का अभाव है, इसलिए बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। अब देखिएगा अगला प्रश्न हमसे कह रहा है भारत में बेरोजगारी दूर करने होती दो उपाय। तो दो उपाय, शिक्षा को रोजगार परक बनाना है, यानी शिक्षा इस तरह से दी जाए कि रोजगार ऑटोमेटिक जो व्यक्ति हो वो ऑटोमेटिक ही प्राप्त करे, है ना। तो शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए और मजदूर एवं स्वरोजगार कार्यक्रमों में उचित समन्वय किए जाना चाहिए। अगला जो प्रश्न है 190वां प्रश्न, वो क्या कह रहा है। 190वां प्रश्न कह रहा है भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। तो जो भारत है उसमें छिपी हुई बेरोजगारी एवं संरचनात्मक बेरोजगारी, दो प्रकार की बेरोजगारियां ज्यादा पाई जाएंगी, छुपी हुई एवं संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति से किस, 190वां जो प्रश्न है वो मैंने आपके लिए बता दिया है। अब जो 191वां जो प्रश्न है, तो देखिएगा मुद्रास्फीति से
किस, हाजी किसे लाभ होता है, कोई एक बताइए। तो मुद्रास्फीति से ऋणी जो व्यक्ति लोन लेते हैं, ऋणियों को लाभ होता है, क्योंकि उसे कम मूल्य वाली मुद्रा वापस करनी पड़ती है। कम मूल्य वाली मुद्रा जो होती है वो क्या करनी पड़ती है, वापस करनी पड़ती है। तो जो लोग लोन लेते हैं उनके लिए मुद्रास्फीति से फायदा हो जाता है। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, मुद्रास्फीति के कोई दो स्वरूपों के नाम बताइए। मुद्रास्फीति के दो स्वरूपों के नाम। तो सबसे पहला स्वरूप है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, सबसे पहला है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, और जो दूसरा है वो है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, दूसरा है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। अब अगला जो प्रश्न है मौसम बेरोजगारी क्या है, मौसमी बेरोजगारी। तो देखिएगा ये मौसम के साथ होने वाली बेरोजगारी होती है। तो देखिए जो रोजगार मौसम बदलने के साथ समाप्त हो जाते हैं, यानी मौसम जैसे ही बदलता है उस तरह से जो रोजगार होता है वो समाप्त हो जाता है, तो वो मौसमी बेरोजगारी होती है। 194 प्रश्न जो हमारा वो कह रहा है घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं, अर्थात घर्षणात्मक बेरोजगारी की परिभाषा हमें बतानी है। तो इसकी परिभाषा, दो रोजगार अवधियों के मध्य उत्पन्न बेरोजगारी को, दो रोजगार अवधियों के मध्य उत्पन्न बेरोजगारियों को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अर्थात दो रोजगार हो और अवधियों के मध्य उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ये बेरोजगारी की परिभाषा है। हमारे जो ये प्रश्न है 194 तक